गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम अर्थशास्त्र का छठा पाठ पढ़ेंगे, उत्पादन फलन। सबसे पहले इस पाठ में हम जानेंगे कि उत्पादन क्या होता है। कोई भी फर्म, कोई भी फैक्ट्री जब वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करते हैं तो उन्हें उत्पादन करने के लिए कुछ भौतिक कारकों की आवश्यकता होती है, जैसे श्रम, पूंजी, उद्यम। ये उत्पादन के भौतिक कारक हैं, तो इनकी जरूरत होती है। इसलिए कहा जाता है कि उत्पादन से अभिप्राय आगतों यानी जो हम उत्पादन करने के लिए भौतिक कारकों का प्रयोग करते हैं उनको आगत कहते हैं। आगतों अर्थात कारकों का निर्गत मतलब जो वस्तु बनकर तैयार हो गई है, अर्थात वस्तुओं के रूपांतरण से है। जब फर्म आगतों को निर्गतों में परिवर्तित करती है तो उपयोगिता का सृजन होता है। उनके अंदर, वस्तुओं के अंदर उपयोगिता का सृजन होता है। अतः उपयोगिता के सृजन को ही उत्पादन कहा जाता है। तो साधारण शब्दों में हम यही बोल सकते हैं कि कोई भी फर्म जब उत्पादन के भौतिक कारकों का प्रयोग करके वस्तुओं और सेवाओं में उपयोगिता का सृजन करती है तो उसे उत्पादन कहा जाता है। अब उत्पादन फलन क्या है? उत्पादन फलन से अभिप्राय एक वस्तु के भौतिक कारकों, जैसा कि अभी बताया कि भौतिक कारक क्या है, श्रम, भूमि, पूंजी, उद्यम, ये भौतिक कारक हैं। तो एक वस्तु के भौतिक कारकों तथा भौतिक उत्पादन के बीच पाए जाने वाले फलनात्मक संबंध। अन्य शब्दों में अगर हम बोलें तो उत्पादन जो है, उत्पादन फलन किसी भी फर्म के उत्पादन तथा उत्पादन के भौतिक कारकों के बीच एक तकनीकी संबंध है। उत्पादन फलन उत्पादन और उत्पादन के जो भौतिक कारक हैं इनके बीच में एक तकनीकी संबंध को व्यक्त करता है। इसको एक समीकरण के द्वारा भी हम, जैसे QX, X वस्तु की क्वांटिटी, मात्रा, फलन F मतलब फलन है किसका, L और K, L मतलब लेबर, श्रम, K कैपिटल पूंजी। तो इसको बोलेंगे हम कि X वस्तु की जो उत्पादन मात्रा है वो किसका फलन है, श्रम और पूंजी का फलन है। हम ये मानकर चलते हैं कि किसी भी वस्तु के उत्पादन में केवल दो ही भौतिक कारकों का प्रयोग किया गया है, श्रम और पूंजी। अब अर्थशास्त्री जो हैं प्राय समय को दो भागों में बांटते हैं। जब वो उत्पादन फलन का अध्ययन करते हैं तो समय को दो भागों में बांटते हैं, एक अल्पकाल और दूसरा है दीर्घकाल। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, अल्प यानी थोड़ा, काल समय, यानी हमारे पास में समय इतना कम होता है कि हम उत्पादन के जो कारक हैं उनमें परिवर्तन नहीं कर सकते। अल्पकाल समय की वह अवधि है जिसमें उत्पादन के कुछ कारकों की मात्रा में तो परिवर्तन किया जा सकता है, परंतु कुछ कारकों की मात्रा घटाई या बढ़ाई नहीं जा सकती, अर्थात वो स्थिर रहती है। इस समय अवधि में उत्पादन को वर्तमान उत्पादन क्षमता तक ही बढ़ाया जा सकता है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। मान लिया एक फैक्ट्री में 4 मशीनें हैं और 4 मशीन उसने लगा दिया। एक मशीन जो है 100 वस्तुओं का उत्पादन कर सकती है एक दिन में, और एक मशीन पर 4 मजदूर काम करते हैं। ठीक है।
तो इस तरह से 4 मशीन जो हैं उन पे 16 मजदूर काम कर रहे हैं और वो 400 वस्तुओं का उत्पादन एक दिन में कर सकती है। अब फर्म के पास अगर 300 वस्तुओं का उत्पादन का ही ऑर्डर है या 200 वस्तुओं के उत्पादन का ही ऑर्डर है तो वो उसी हिसाब से अपनी उतनी ही मशीनों को चलाएंगे। तो इसमें क्या है कि मान लिया 300 वस्तुओं का ऑर्डर फर्म के पास में है तो वो अपनी 3 मशीनों को चला रहे हैं और 12 मजदूरों को लगाकर उत्पादन कर रहे हैं। अब यदि उत्पादन का उनका ऑर्डर जो है सप्लाई का 400 वस्तुओं का आ जाता है तो वो क्या करेंगे, उस पर 1 मशीन को और चालू करेंगे और 4 मजदूर और लगाएंगे। अब जो ये मशीन है ये उत्पादन के स्थिर साधन है, ये पहले से ही प्लांट लगाया हुआ है, इनमें कोई बदलाव नहीं है, ये साधन स्थिर है। परिवर्तनशील कारक जो है वो क्या है, श्रम। जो पहले 3 मशीनों पर 12 मजदूर काम करते थे अब 4 मशीनों पर 16 मजदूर काम कर रहे हैं। तो मजदूरों की संख्या यानी परिवर्तनशील जो कारक है उसकी संख्या को बढ़ाकर उत्पादन को बढ़ाया है। ठीक है, तो कुछ कारक जो हैं अल्पकाल में वो स्थिर रहते हैं। अब हमारे पास में समय इतना नहीं है कि हम एक और प्लांट तैयार करें, उसमें 4 मशीनें या 2 मशीनें लगाएं, उतना समय नहीं है, वो दीर्घकाल में होता है। तो अल्पकाल समय की वो अवधि है जिसमें उत्पादन के कुछ कारक स्थिर होते हैं और कुछ कारक परिवर्तनशील होते हैं। समझ में आ गया? अब है दीर्घकाल। दीर्घकाल समय की वो अवधि है जिसके दौरान उत्पादन के सभी कारक जो हैं वो परिवर्तनशील होते हैं, यानी सभी कारकों की मात्रा घटाई या बढ़ाई जा सकती है, अर्थात किसी भी कारक की मात्रा स्थिर नहीं होती। अल्पकाल और दीर्घकाल में यही फर्क है कि अल्पकाल समय की थोड़ी अवधि होती है, उसमें हम केवल कुछ ही कारकों को घटा या बढ़ा सकते हैं, लेकिन दीर्घकाल समय की लंबी अवधि होती है, उसमें हम उत्पादन के सभी कारकों में परिवर्तन कर सकते हैं। इस समय अवधि में उत्पादन को बाजार मांग के अनुसार घटाया या बढ़ाया जा सकता है, जबकि अल्पकाल में क्या था कि उत्पादन की जो वर्तमान क्षमता है, जैसे कि मैंने उदाहरण दिया था कि फैक्ट्री में 4 मशीनें लगी हुई हैं तो उसकी उत्पादन की क्षमता जो है 400 वस्तुओं की है, उससे ज्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता। जब वो 300 का उत्पादन कर रहा था, उसके पास में 400 का ऑर्डर आ गया तो वो 4 मजदूर और लगाकर और अपनी पूरी कैपेसिटी का प्रयोग करके वो 400 तक पहुंच गया। ये उसकी वर्तमान उत्पादन क्षमता है फर्म की। लेकिन यदि उसके पास में 500 वस्तुओं का ऑर्डर आ जाता है तो वो नहीं उसको पूरा कर सकता, क्योंकि उसके जो स्थिर साधन हैं वो अपनी पूर्ण उपयोगिता से उत्पादन कर रहे हैं, उनका पूर्ण उपयोग हो रहा है। अब हम अल्पकाल और दीर्घकाल दोनों में अंतर समझ गए हैं। उत्पादन क्या होता है, उत्पादन फलन क्या है, समय की अवधि जो अल्पकाल है और दीर्घकाल है, उन 2 समय अवधियों में उत्पादन फलन की व्याख्या अर्थशास्त्री करते हैं, तो इनके बारे में हमने जाना। तो अल्पकालीन उत्पादन फलन क्या है और दीर्घकालीन उत्पादन फलन क्या है। अल्पकाल में उत्पादन, जैसा कि अभी हमने पहले ही बताया है कि अल्पकाल में जो उत्पादन है केवल परिवर्तनशील कारकों के अधिक प्रयोग द्वारा ही बढ़ाया जा सकता है। जैसा कि उदाहरण के लिए एक फर्म के उत्पादन के 2 कारक श्रम और पूंजी हैं। पूंजी यानी मशीनें हैं। अल्पकाल में अक्षर के यानी पूंजी कैपिटल मशीनें स्थिर रहते हैं, इसलिए उत्पादन में वृद्धि केवल एल यानी श्रम की अधिक इकाइयों का प्रयोग करके की जा सकती है। तो अल्पकाल का जो उत्पादन फलन वो क्या होगा, जैसे 50x = बराबर है f फलन 5l और 4k, यानी 5 इकाइयां श्रम की और 4 इकाइयां पूंजी की लगाकर हम 50 वस्तुओं का उत्पादन कर सकते हैं। अगर हमें 60 वस्तुओं का उत्पादन करना है
तो हमें क्या होगा, श्रम की इकाइयां बढ़ानी होंगी। जैसे यहाँ पर 6 इकाइयां श्रम की लगाई, क्योंकि हमारी जो पूंजी है उसकी इकाइयां स्थिर हैं। तो अल्पकाल में केवल परिवर्तनशील जो कारक है उसकी इकाइयों को बढ़ाकर हम उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। हम देखते हैं कि K स्थिर है, वस्तु X का 50 से 60 इकाइयों का उत्पादन श्रम की 5 से 6 इकाइयां बढ़ाने के कारण ही संभव हुआ है। ऐसे उत्पादन फलन को अल्पकालीन उत्पादन फलन कहा जाता है। इस उत्पादन फलन में चूंकि K स्थिर है, K यानी पूंजी कैपिटल स्थिर है और केवल L में परिवर्तन होता है, यानी श्रम में परिवर्तन होता है, इसलिए श्रम और पूंजी के बीच जो अनुपात होता है उसमें परिवर्तन की प्रवृत्ति पाई जाती है, यानी इनके बीच में जो अनुपात है वो बदलता है। पहले आप देखेंगे कि दोनों के बीच में क्या अनुपात था, 5:4, 5 और 4 का अनुपात था। लेकिन जब हमने उत्पादन बढ़ाया, परिवर्तनशील कारक जो है उसकी मात्रा बढ़ाई, तो इनके अनुपात में 6 और 4 का अनुपात हो गया। पहले जो 5 और 4 का था वो 6 और 4 का हो गया, यानी इसमें जो परिवर्तनशील कारक और स्थिर कारक है उनके बीच जो अनुपात है उसमें परिवर्तन की प्रवृत्ति पाई जाती है, और इसके अनुसार अल्पकालीन उत्पादन फलन को परिवर्ती अनुपात प्रकार का उत्पादन फलन भी कहा जाता है। यानी दोनों कारकों के, स्थिर कारक और परिवर्तनशील कारक जो हैं उनके बीच में जो अनुपात है वो परिवर्तन होता रहता है, इसलिए इसे परिवर्ती अनुपात प्रकार का उत्पादन फलन भी कहा जाता है। ये वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में आ सकते हैं, इस तरह के प्रश्न इनको अंडरलाइन कर लें और अच्छे से नोट कर लें कि अल्पकालीन जो उत्पादन फलन होता है उसको परिवर्ती अनुपात प्रकार का उत्पादन फलन भी कहा जाता है। दीर्घकालीन उत्पादन फलन, जैसा कि हमने पहले भी कहा कि दीर्घकाल जो है समय की वो अवधि होती है जिसमें उत्पादन के सभी कारक परिवर्तनशील होते हैं, कोई स्थिर कारक नहीं है। पूंजी भी और श्रम भी दोनों में बदलाव किया जा सकता है। दीर्घकाल में उत्पादन के सभी कारक परिवर्तनशील होते हैं, इसलिए उत्पादन के अधिक कारकों का प्रयोग करके उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। अल्पकाल में हमने माना कि एक विशेष कारक अनुपात जैसे कि 5L और 4K वस्तु के उत्पादन का एक उत्तम कारक अनुपात है, परंतु अल्पकाल में उत्पादन के सभी स्तरों पर इस कारक अनुपात को बनाए रखा नहीं जा सकता, क्योंकि K स्थिर है, पूंजी स्थिर है, परंतु दीर्घकाल में पूंजी भी परिवर्तनशील कारक होता है, इसलिए उत्पादन को सभी स्तरों पर हम 5:4 का जो रेशियो है, जो अनुपात है 5 और 4 का श्रम और पूंजी के बीच में, उस आदर्श अनुपात को हम हमेशा बनाए रख सकते हैं, यानी दोनों को एक ही अनुपात में हम बढ़ा सकते हैं। एग्जाम्पल आपको देखिए, जब 40 इकाइयों का, वस्तु की 40 इकाइयों का उत्पादन जब करना है तो उसके लिए हम 5 इकाइयां श्रम की और 4 इकाइयां पूंजी की लगाते हैं। अब इसी अनुपात को यदि हमने मेंटेन करके रखना है, इसी अनुपात को जारी रखना है, तो इसको हम डबल कर दें, सेम अनुपात रहेगा। जैसे 10 इकाइयां यदि हम लेबर की या 8 इकाइयां कैपिटल की, पूंजी की लगाएं, तो अनुपात हमारा वही 5 और 4 का रहेगा और हमारा उत्पादन भी बढ़कर डबल हो गया। यानी उसी अनुपात को हम बनाए रख सकते हैं दीर्घकाल में, जो आदर्श अनुपात है। समीकरण 1 में 5 और 4 और समीकरण 2 में 10 और 8, ये दोनों के दोनों समान अनुपात हैं। इसका अर्थ है कि जब सभी कारकों या आगतों को 2 गुणा किया जाता है तब उत्पादन भी 2 गुणा हो जाता है। ऐसा उत्पादन फलन दीर्घकालीन उत्पादन फलन है। इसे समान अनुपात प्रकार का उत्पादन फलन भी कहा जाता है। अल्पकालीन जो उत्पादन फलन था उसको क्या बोला जाता था? परिवर्ती अनुपात प्रकार का उत्पादन फलन। और दीर्घकालीन जो उत्पादन फलन है उसको क्या बोला जाता है? समान अनुपात प्रकार का उत्पादन फलन।
अब आपको जो है एग्जाम में जो प्रश्न पूछा जाता है वो जनरली ये पूछा जाता है कि दीर्घकालीन और अल्पकालीन उत्पादन फलन में अंतर। ये आपकी बार भी मैं जब पेपर चेक कर रहा था 12वीं के, तो उसमें भी ये प्रश्न पूछा गया था। लगभग हर साल ये प्रश्न पूछा जाता है इस पार्ट से। सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न यही है। तो उसमें आपने इस तरीके से बीच में एक लाइन खींच के दोनों तरफ लिखना। मैंने देखा था पेपर में बहुत से बच्चों ने अच्छे से नहीं लिखा। प्रेजेंटेशन 11वीं में आपने प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण पढ़ा था। तो प्रेजेंटेशन जो है वो बहुत मायने रखती है। यदि यही प्रश्न 4 नंबर का पूछ लिया जाता है, अगर आप इस तरह से बीच में एक लाइन खींच के एक तरफ दीर्घकालीन उत्पादन फलन, दूसरी तरफ अल्पकालीन उत्पादन फलन, उसको पॉइंट वाइज ऐसे लिखते हैं तो आपके पूरे 4 में से 4 अंक मिलेंगे। लेकिन बच्चे क्या करते हैं कि उत्पादन फलन की एक पॉइंट ऊपर लिख दिया, उसी में फिर नीचे एक दूसरा लिख दिया, अल्पकालीन का लिख दिया, फिर दीर्घकालीन का लिख दिया। पता ही नहीं चलता कि वो क्या इनमें डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, कैसे इसमें अंतर कर रहे हैं। तो इसमें अंतर जो है, प्रेजेंटेशन भी बहुत जरूरी होता है और पॉइंट तो आपको लिखना ही है। दीर्घकालीन जो उत्पादन फलन होता है, जैसा कि पहले ही बताया, इसमें कारक अनुपात समान रहता है चाहे उत्पादन का स्तर कुछ भी हो। और अल्पकाल में क्या होता है कि इसमें उत्पादन के स्तर में परिवर्तन होने के साथ साथ कारक के अनुपात में भी परिवर्तन हो जाता है। दीर्घकालीन जो उत्पादन फलन है उसमें सभी आगतों या कारकों की मात्रा को बढ़ाकर उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है, जबकि अल्पकालीन में केवल परिवर्ती जो कारक हैं उनके प्रयोग में वृद्धि करके ही उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। दीर्घकालीन में उत्पादन के स्तर में परिवर्तन के साथ उत्पादन के पैमाने में परिवर्तन होने की प्रवृत्ति पाई जाती है, और यहां पर अल्पकाल में उत्पादन के स्तर में परिवर्तन होने से उत्पादन के पैमाने में परिवर्तन नहीं होता। अब पैमाना, ये एक नया शब्द यहां पर आया है कि उत्पादन का पैमाना। पैमाना मतलब होता है कि उसका जो स्केल है वो बड़ा हो जाता है, विस्तार हो जाता है फैक्ट्री का। जैसा कि मैंने एग्जाम्पल दिया था कि अल्पकाल में उसमें फिक्स हैं, 4 मशीनें लगी हुई हैं, बस उतना ही है, प्लांट को वो नहीं बढ़ा सकते। लेकिन दीर्घकाल में क्या होता है कि सभी कारक परिवर्तनशील होते हैं, इसलिए उसके पास में, उत्पादक के पास में समय होता है, वो एक दूसरा प्लांट लगा सकता है, दूसरी शेड बना सकता है, वहां पर और मशीनें लगा सकता है। तो इसको बोलते हैं कि उत्पादन का पैमाना बढ़ गया, यानी उत्पादन का जो उसकी फैक्ट्री थी, जो फर्म थी, उसका विस्तार हो गया। तो दीर्घकालीन जो उत्पादन फलन है उसमें उत्पादन के पैमाने में परिवर्तन होता है। ठीक है। अब उत्पादन की जो है वो 3 धारणाएं हैं। उत्पादन की क्या है? 3 धारणाएं हैं। बड़ी आसान सी बात है, इसमें कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। एक तो है कुल उत्पाद, यानी भाई कुल कितना उत्पादन हुआ है। दूसरा है सीमांत उत्पाद। अब अर्थशास्त्र में जहां भी सीमांत शब्द आएगा, ये मैं आपको बार बार आगे भी बताऊंगा, पहले भी मैंने बोला है, सीमांत जहां पर आ गया यानी एक अतिरिक्त इकाई। जब हम एक अतिरिक्त इकाई का परिवर्ती कारक हो, उसकी एक जब अतिरिक्त इकाई का प्रयोग हम करते हैं कम या ज्यादा, या तो हम उसका बढ़ाते हैं प्रयोग या घटाते हैं, तो जो कुल उत्पादन में परिवर्तन होगा वो सीमांत उत्पाद है। और उसके बाद में औसत उत्पाद। औसत तो पता ही है, पहले भी बहुत निकालते रहे हैं, यानी कितनी इकाइयां हमने उत्पादन पे लगाई परिवर्ती कारक की और कुल उत्पाद कितना हुआ। यानी कुल उत्पाद को नंबर ऑफ यूनिट्स यानी इकाइयों की जो मात्रा है, जो संख्या है, उससे भाग दे देंगे तो वो औसत उत्पाद आ जाएगा। अब इन 3 धारणाओं को हम थोड़ा सा विस्तार में देखते हैं। इसमें से भी प्रश्न आगे आता है, आपको एक तालिका बना के दे दी जाती है, उसमें श्रम की संख्या यानी जो परिवर्ती कारक है आपको उसकी संख्या दे दी जाती है,
कुल उत्पाद दे दिया जाता है तो आपको औसत उत्पाद और सीमांत उत्पाद निकालने के लिए दिया जाएगा, या सीमांत उत्पाद दे दिया जाएगा तो कुल और औसत दे दिया जाएगा तो कुल उत्पाद और सीमांत उत्पाद निकालने को दे दिया जाएगा। तो फिल इन द ब्लैंक्स की तरह ये 2 मिनट का भी प्रश्न नहीं होता है और ये 4 नंबर में आपका फाइनल एग्जाम में आता है। इसकी बहुत प्रैक्टिस आपको करनी है, मैं आपको काफी प्रैक्टिस इसकी दूंगा। तो कुल उत्पाद क्या होता है? एक निश्चित समय में उत्पादित की गई वस्तुओं तथा सेवाओं की कुल मात्रा को कुल उत्पाद कहा जाता है। अब एग्जाम्पल आपको देता हूं। मान लीजिए कि एक किसान भूमि के एक निश्चित टुकड़े पर, निश्चित टुकड़ा हम 1 हेक्टेयर मान लेते हैं, उस पर श्रम की 1 इकाई का प्रयोग करके 2 क्विंटल गेहूं का उत्पादन करता है। तो 2 क्विंटल जो गेहूं है वो उस एक श्रमिक का कुल उत्पाद कहा जाएगा, उस एक श्रमिक का कुल उत्पाद कहा जाएगा। तो इस उदाहरण में भूमि उत्पादन का स्थिर कारक है और जो श्रम है वो परिवर्तनशील कारक है। गेहूं के उत्पादन को बढ़ाने के लिए हमें जैसे जैसे परिवर्तनशील कारक, क्या करेंगे हम? परिवर्तनशील कारक यानी श्रम की अधिक इकाइयों का प्रयोग करते हैं तो आरंभ में यानी शुरू में क्या होता है कि कुल उत्पाद अधिक तेजी से बढ़ता है। उसके पश्चात कुल उत्पाद धीमी गति से बढ़ता है और एक बिंदु ऐसा आ जाता है कि जहां पर कुल उत्पाद बढ़ने के बजाय क्या होता है? कम होने लगता है। इसका कारण क्या है? ऐसा क्यों होता है कि भाई जैसे जैसे हम स्थिर कारक के साथ में परिवर्तनशील जो कारक है उसकी मात्राओं को बढ़ाते जाते हैं तो कुल उत्पाद शुरू में क्या होता है कि तेजी से बढ़ता है, उसके बाद धीमी गति से बढ़ता है और फिर एक बिंदु के बाद में वो घटना शुरू हो जाता है। इसका कारण है कि आरंभ में जो है परिवर्तनशील कारक की कम इकाई लगाए जाने के कारण जो स्थिर कारक है उसका पूर्ण उपयोग नहीं हो पाता, परंतु जैसे जैसे हम परिवर्तनशील कारक की अधिक इकाइयों का प्रयोग करते जाते हैं स्थिर कारकों का अधिक कुशलतापूर्वक प्रयोग होता जाता है। परंतु एक सीमा के पश्चात में परिवर्तनशील कारक की अधिक मात्रा का प्रयोग करने से उत्पादन गिरने लगता है, क्योंकि अधिक भीड़ होने के कारण श्रमिकों की कुशलता बढ़ने के स्थान पर कम होने लगती है। इसको हम एक तालिका की द्वारा भी दिखा सकते हैं कि भूमि की इकाइयां क्योंकि स्थिर कारक है, जैसे जैसे श्रम की इकाइयां परिवर्तनशील कारक की हम बढ़ाते जाते हैं तो कुल उत्पाद में परिवर्तन देखिए कैसे आ रहा है। जब स्थिर कारक के साथ में 1 हेक्टेयर भूमि है उसके साथ में हम श्रम की 1 इकाई का प्रयोग करते हैं तो 2 क्विंटल का उत्पादन होता है।